नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 10 मिनट समरी ऑफ लेक्चर नंबर 16 में। तो आज हमने लेक्चर नंबर 16 कंडक्ट किया और इसकी 10 मिनट की समरी लेकर मैं हाजिर हूं। यह था हमारे इंडिपेंडेंस मॉड्यूल का चौथा लेक्चर, जिसमें हमने भारत में अन्य विद्रोहों पर बात की। काफी बड़ा लेक्चर था, काफी सारी चीजों पर इस कोर्स में चर्चा हुई। आपने अगर अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आज क्या ज्वाइन करें। नीचे कमेंट में इसकी ज्वाइनिंग लिंक दी हुई है। मंथली ऑप्शन और फुल ऑप्शन दोनों हैं। सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी आ जाइए, मजा आएगा। पहला मॉड्यूल हो चुका है, दूसरा अभी शुरू किया है हमने, और तीसरा टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट नेक्स्ट वीक से आएगा। बहुत प्यारा मॉड्यूल है, वो भी टोटल 16 मॉड्यूल है। ये सारे लेक्चर्स हैं। आज हम इसका चौथा मॉड्यूल कर रहे हैं और ये सिलेबस का पोर्शन में कवर कर रहा हूं। तो आज हमने जिन चीजों पे बात की विस्तार में, ये 10 मिनट की समरी है दोस्तों। इस मॉड्यूल का पहला लेक्चर मैंने पूरा रिलीज किया था। आज मैंने बात की पैक्स ब्रिटानिका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। लोग विद्रोह क्यों करते हैं, पोलीगर विद्रोह क्या था, दीवानी राइट का बहुत बड़ा चैप्टर हमने कवर किया। सन्यासी विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, संथाल अपराइजिंग, इंडिगो विद्रोह, मुंडा रिबेलियन, ओडिशा का पाइका रिबेलियन, 6 शेड्यूल सिक्योरिटी लॉज, बोडोलैंड, सलवा जुडूम, ये सारी चीजें हमने आज कवर की हैं। तो 2 घंटे में कोशिश होती है कि बहुत वास्ट ग्राउंड कवर हो, अच्छा मटेरियल हिंदी इंग्लिश में दें, और रेलेवेंट प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं पैरेलल में करवा के मेंस के क्वेश्चंस भी क्या क्या है बता देता हूं। सबसे पहले मैंने पैक्स ब्रिटानिका का कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि भारत उसका एक हिस्सा बन गया था, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। तो उसके लिए हमने पैक्स रोमाना, पैक्स सिनिका, पैक्स ब्रिटानिका, पैक्स अमेरिकाना और पैक्स मंगोलिका सब कुछ समझाया। ये एक एंशिएंट हिस्ट्री का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी, मिडेवल हिस्ट्री का भी, कि आखिर ये पैक्स होता क्या। तो ये होती है एक ओवरऑल शांति का युग, जिसमें सब लोग एक बड़े सरदार को अपना सरदार मान के आपसी झगड़े छोड़ देते हैं। तो दैट इज पैक्स। तो पैक्स अमेरिकाना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक जो हो रहा है उसको कहते हैं। ये समझाया अच्छे से। फिर हमने बात की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा। एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों विद्रोह, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इन पर हमने अच्छे से चर्चा की और इनमें से कुछ को हमने आगे भी डिटेल में कवर किया है। कुछ प्यारे प्यारे ग्राफ्स और चार्ट्स की मदद से बताया कहां कहां विद्रोह हुए थे, कैसे हुए थे, क्या हुआ था। मलाबार वर्सेस कोरोमंडल, कोस, इंडिगो रिवोल्ट, बंगाल पार्टीशन एक्सेट्रा, उस पर भी पिछली क्लास में बात की थी आपसे। फिर हम इस पर आए कि आखिर विद्रोह होते क्यों हैं, और उसमें हमने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया कि भाई पोलीगरों का उदाहरण ले लें, बनारस का ले लें, मापिला रिवोल्ट का ले लें। तो जब एग्जिस्टिंग सिस्टम का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है एक नई पावर के आने से, तो विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। जब लोगों को अपना पूरा सैकड़ों सालों से चला आ रहा सिस्टम सर के बल उल्टा हुआ दिखता है, तो फिर गड़बड़ होना शुरू होती है। उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है साउथ इंडिया के पोलीगर, जो नायक डायनेस्टी से शुरू हुए थे। और पोलीगर जो थे एक तरह से सारे के सारे गवर्नर हुआ करते थे, बहुत ही ताकतवर। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनके साथ उनके युद्ध शुरू हो गए। अंग्रेजों ने दक्षिण के ये नायक डायनेस्टी के समय के जितने भी पोलीगर्स थे, उनका बहुत भयानक शोषण किया। इन द सेंस की वॉर हुआ, अलग अलग युद्ध हुए पोलीगरों के साथ में, और इनको सजा यही मिली क्योंकि ये सारे मिलिट्री वाले लोग थे। इन सबके सर कलम कर दिए जाते थे, और जो सरेंडर हो जाते थे लेकिन लड़ाई वगैरह के बाद, उनको अंडमान भेज दिया जाता था। और जो पहले दिन से नतमस्तक थे, उनको जमींदारी दे दी जाती थी। तो ये भारत के इतिहास का बहुत मजेदार सत्य है पिछले 250 सालों का, कि जो जो सरेंडर होते चले गए, तलवे चाटते चले गए, वो सब अमीर बने रहे। जिन जिन ने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी, आंदोलनों में भाग लिया, वो सब बेचारे गरीब हो गए, उनके परिवार भी गरीब हो गए। तो ये एक बहुत दर्दनाक तथ्य इतिहास का है, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। ये सब मैप्स देखें। फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर हमने ओपन किया, दीवानी अधिकार इनको आखिर मिले कैसे। तो ये दीवानी अधिकार, ये शब्द मुगलों के समय से आ रहा था। जो मुगल सम्राट होता था, शहंशाह होता था, वो अलग अलग सूबों में सब बांट दिए थे अकबर के समय से, और हर लोकल लेवल पर एक नजीम और एक दीवान एम्परर खुद अपॉइंट करता था। धीरे धीरे नवाबी व्यवस्था मजबूत हुई और एम्परर कमजोर हुआ, तो दीवानी व्यवस्था भी कमजोर हुई। लेकिन अंग्रेजों को दीवानी व्यवस्था चाहिए थी। अब ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो ये 8 पन्नों में कवर हुआ कि कैसे पलाशी के युद्ध के पहले से लेके पलाशी के युद्ध के समय और उसके बाद सबसे पहला परिवर्तन कैसे आया, कैसे मुर्शिदाबाद बंगाल के जगत सेठ जैन फैमिली ने
पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव की फंडिंग की कि किसी भी तरह फ्रांसीसियों को भगाओ और ये सिराजुद्दौला को भगाओ, सिराजुद्दौला को भगाओ और तब साथ में बैठ के अपन धंधा करेंगे। फिर फाइनली बक्सर के पहले वो जगत सेठ भाई जो थे उनको मार डाला था नवाब ने, क्योंकि पता चल गया था सारी फाइनेंसिंग अंग्रेजों की वहीं से आई थी। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी, बैटल ऑफ पलाशी के अलग अलग एंगल्स देखे, और बैटल ऑफ बक्सर में कैसे 3 बड़े दावेदार सत्ता के समाप्त कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट, ये तीनों की दावेदारी हमेशा के लिए खत्म। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये पूरा हिस्सा जो है इंक्लूडिंग गंगा बेल्ट, ये पूरा अंग्रेजों के लिए खुल गया और यहां से भारत का संपूर्ण पतन और लूट खसोट शुरू हो गई। फिर उसके बाद पूरा आगे का बताया कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम चलाता था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने फिर सब कुछ अपने हाथ में लिया और इसकी समरी इनको दी गई। अलग अलग स्टेप्स में बताया और कैसे 1610 के बाद से कहानी शुरू हुई थी, पलाशी की वो फेमस पेंटिंग, और कैसे सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले फ्रांसीसी लोग लाए थे, लेकिन फाइनली अंग्रेजों ने उसको लॉर्ड वेलेस्ली के तहत मजबूत किया था। सारे गवर्नर्स की एक पूरी लिस्ट भी दे दी, गवर्नर जनरल वाइसरॉय की भी। ये सब करते करते एक पूरा बैकग्राउंड तैयार हुआ लेक्चर में कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था। और ये दीवानी राइट्स वाला जो पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत ही गजब का और बहुत ही माइक्रो लेवल का चैप्टर है, क्योंकि वो टॉपिक है ही वैसा। तो वो सुनने में बड़ा इजी लगता है कि अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, और वहां फिर कंपनी ही राजा बन गई। तो बड़ी अच्छी कहावत है इतिहास की कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी। अब यहाँ का तो व्यापारी राजा बन गया, राजा व्यापारी नहीं बना। तो अब तो वही कानून बना रहा है टैक्स के लिए और वही धंधा भी कर रहा है। तो लुटना तो स्वाभाविक था, और बंगाल के फेमिन में जो लाखों लाखों लोग मारे गए, इसका प्रत्यक्ष परिणाम था। तो अंग्रेजों का शासन भारत के लिए विनाशकारी रहा, इसका सबूत यहां पर मिलता है। फिर हमने बहुत सारे आंदोलनों की बात की, सन्यासी रिबेलियन की, क्यों अंग्रेज इनसे डरते थे और क्यों फिर अनेक लड़ाइयों में इनको मारा गया। फिर वेल्लोर म्यूटिनी की बात हुई कि कैसे किस प्रकार से हिंदुओं और मुसलमानों ने साथ मिलकर विद्रोह किया और टीपू सुल्तान के बेटों ने भड़काया था, लेकिन अंग्रेजों ने 800 से ज्यादा सिपाहियों को मार के एक ही दिन में कुचल दिया। फिर संथाल अपराइजिंग पर आए सीधो और कानू मुर्मू, किस प्रकार से उन्होंने एंटी स्टेट और एंटी फ्यूडल मूवमेंट पूरा चालू किया, क्योंकि वहां पर जितने भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स घुस आए थे इनके क्षेत्र में, भागलपुर से बिहार से उड़ीसा तक, वो क्रेडिट पे चीजें दे दे के लोगों को गुलाम बना लेते थे। तो फिर उनसे निपटने के लिए सीधो मुर्मू और कानू मुर्मू ने आंदोलन किया था, जो संताल विद्रोह था। इसको कुचल दिया गया और बहुत सारे लोग मारे गए। इंडिगो रिवोल्ट पर बहुत डिटेल में बात हुई कि किस प्रकार से इस नील की खेती के चक्कर में अंग्रेजों ने फूड क्रॉप्स की खेती रुकवा दी, क्योंकि ये इसकी डिमांड यूरोप में थी, और वो तो फिर 20वीं सदी में एक जर्मन केमिस्ट ने लैब में जब बनाया तब ये खेती का लालच खत्म हुआ, तब तक तो विनाश हो ही चुका था। तो प्लांटर्स को कैसे फंसाते थे, लूट लेते थे, और हर तरह से बेसिकली स्लेवरी पैदा हो जाती थी, वो पूरा सिस्टम। फिर उससे किस प्रकार से विद्रोह हुए। फिर मुंडा रेबेलियन, ये सबसे बड़ा चैप्टर रहता है। उलगुलान, खुन कट्टीदार, बेड बेगारी, सरना, रेयोत, मुलकई लड़ाई, डीकू, इस सब पे बात हुई। और कैसे मुंडा विद्रोह जब हुआ तो बिरसा मुंडा, जिनको आज भगवान का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने इसमें क्या रोल प्ले किया। और ये सब खत्म होने के बाद 25-26 की उम्र में ही उनकी तो हत्या कर दी पुलिस ने जेल में। और छोटा नागपुर फिर टेनेंसी एक्ट और बाकी की चीजें, ये सब इसके अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस हुई। यहाँ पर हेमंत सोरेन झारखंड, वो सरना धर्म, आदिवासी हिंदू नहीं है ना कभी होंगे, सरना, फिर उस पर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग रिएक्शन कि तुम हिंदू ही हो, उनका कहना हम नहीं है, वो सारा करंट अफेयर भी इसके अंदर कवर किया था कि सरना कोड लाओ। ओडिशा का पाइका रेबेलियन करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओडिशा की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 नहीं है, ओडिशा का पाइका यानी सिपाही विद्रोह था 1817 से 25। तो एनसीईआरटी की बुक में इसको पहली क्रांति बोली जाए। तो सरकार ने बोला हमने चेक कर लिया, ये एक बहुत महान क्रांति थी, लेकिन इसको हम पहला युद्ध तो नहीं बोल पाएंगे। तो उसके साथ ये पाइका रेबेलियन को जगह भी मिली है, लेकिन ये पहला रिबेलियन नहीं माना गया है। रीडिंग मटेरियल के लिए मैं काफी सारा एक्स्ट्रा देते रहता हूं, तो 6 शेड्यूल, सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया, बोडोलैंड और सलवा जुडूम पर ये सब काफी सारा डिटेल रीडिंग मटेरियल आज दिया गया है स्टूडेंट को, क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ते रहना बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स के ऊपर, अदरवाइज चीजों पर पकड़ बन नहीं पाती है। तो ये सब दिया गया है। लेक्चर का एक बहुत बड़ा फायदा हमारे साथ जुड़ के आपको ये मिलेगा, स्टडी मटेरियल एकदम रिफाइंड अप टू डेट आपको मिलेगा कंटिन्यूसली। पावर ऑफ 10 की सीरीज भी आपको मिलेगी साथ में, और मॉक टेस्ट सीरीज तो है ही। ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझाई।
उसके अलावा प्रीलिम्स के हम 750 से 800 क्वेश्चन मैपिंग के साथ में सारे लेक्चर्स के साथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा नॉर्मली कोई करता नहीं है। तो ये फायदा आपको पैरेलल तैयारी का मिलता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के एक महीना पहले सर एक दिन में 800 क्वेश्चन कर रहा, तो उससे कोई फायदा ही नहीं होना है। आप कंटिन्यूसली थोड़ा 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 10-10 बार रिवाइज हो जाता है। फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, होगा ही ना। वही बात मेंस के क्वेश्चन पे भी लागू होती है। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत खुशी होगी पावर पैक कोर्स में आप आएंगे तो। अगली समरी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप कोर्स में तब तक आ चुके होंगे। नमस्कार, जय हिंद।